Hello बच्चों. So today we are going to discuss about the internal resistance of a cell and back EMF. ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ और इसके अलावा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी EMF के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. बट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल. ठीक है, सो किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल एंड बैक EMF. ओके, तो यहां पर हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं? अगेन इंटरनल रेजिस्टेंस. तो देखो रेजिस्टेंस के बारे में तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि रेजिस्टेंस क्या है. इट इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ करंट इन द फ्लो में. ठीक है, तो भाई जब करंट फ्लो करता है तो उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाते हैं. उस ऑब्स्ट्रक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं. यानी रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ द करंट उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा, यानी करंट उतनी ही कम फ्लो करेगी. तो अब आ गए हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस पर. अभी क्या बात कर रहे थे हम लोग? वो जो रेजिस्टेंस था वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का क्या मतलब हुआ? कि वो वायर का रेजिस्टेंस था. अब ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किसका है? सेल का रेजिस्टेंस है. तो हम लोगों ने कल बहुत सारा डीप में डिस्कस किया है इससे पहले वाले लेक्चर में कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है. तो अभी जा रहे हैं हम लोग किसके बारे में बात करने? इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में. मतलब ये कह सकते हैं अगेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रेजिस्टेंस. ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस के बारे में बात कर चुके हैं, दूसरे रेजिस्टेंस के बारे में फिर से बात करने जा रहे हैं. तो हम लोग क्या कह सकते हैं? कुछ इस तरह कह सकते हैं कि जहाँ से सफ़र शुरू किया था फिर वहीं खड़े हो गए. जहाँ से सफ़र शुरू किया था फिर वहीं खड़े हो गए. अजनबी थे लो फिर अजनबी हो गए. ठीक, तो खैर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल. तो देखो बेटा, पहले हम लोग इलेक्ट्रिक सेल में जानते हैं हम लोग क्या होता है कि इलेक्ट्रिक सेल में जब मैंने बात किया था तो मैंने क्या था, वहाँ पर एक क्या होता है? एनोड होता है, एक कैथोड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं. और उसके अंदर एक केमिकल सोल्यूशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, तो देखो कुछ यूं किया था कल हम लोगों ने कि एक सेल ले लिया था, बहुत जल्दी से मैं बना रहा हूँ. एक सेल ले लिया था, ठीक, और इसको हम लोगों ने क्या किया था? एक केमिकल सॉल्यूशन में डिप कर दिया था. और इसको हम लोगों ने क्या काम किया था? इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया था. तो ये हमारे लिए क्या था? ये पूरा का पूरा ये जो फिल हुआ था ये इलेक्ट्रोलाइट था. तो देखो यहां पर क्या हुआ था कि जो चार्ज फ्लो हो रहा था, जो चार्ज फ्लो हो रहा था ये क्या था? एनोड. तो देखो यहां पर क्या हुआ था? जो चार्ज फ्लो हो रहा था वो निगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो हो रहा था. ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक सेल में जो चार्ज होता है वो कहां से फ्लो करता है? निगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो करता है. और ये हमारे लिए क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है. ठीक है, तो जब चार्ज फ्लो करेगा एक जगह से दूसरी जगह पर तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है. तो आप कह सकते हैं इस सिस्टम के अंदर कि करंट फ्लो करता है कहां से? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ. और चार्ज कहां से फ्लो करता है? निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ. तो देखो अब क्या हो रहा है, जब चार्ज फ्लो हो रहा है आपके इलेक्ट्रिक सेल के अंदर, चार्ज जो फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक सेल के अंदर, तो इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं जब चार्ज फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट जब प्रोड्यूस होगा तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा. ठीक, तो मैं इस पूरे सिस्टम को मिटा के एक छोटा सा ऐसे बना सकता हूं. ठीक है, देखो इसको क्या काम किया मैंने? मिटा दिया. तो मैंने कहा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये हो गया. ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये हो गया. अभी ये जो था उसको हम लोगों ने कनेक्ट किया था तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये हो गया. अब ये इलेक्ट्रिक सेल जो था उसका मैं भी फंक्शन बना रहा हूं. तो इलेक्ट्रिक सेल में एक इंटरनल रेजिस्टेंस था जो मेरे लिए क्या कहलाया? आर कहलाया. अब इस इलेक्ट्रिक सेल से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा था तो हमने क्या कहा कि उस इलेक्ट्रिक सेल को हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस से किससे कनेक्ट कर दिया? V से कनेक्ट कर दिया. तो इलेक्ट्रिक सेल है,
जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है, E है, और रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, उसको हमने किससे कर दिया है, वोल्टमीटर से कनेक्ट कर दिया है। ठीक, तो देखो यहां पर क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर यानी केमिकल सॉल्यूशन के अंदर जब चार्ज फ्लो कर रहे थे, तो चार्ज फ्लो करने के साथ साथ क्या हो गया, उस चार्ज को फ्लो करने के लिए भी कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। वो क्या कहला रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस कहला रहा है। तो पहली चीज इंटरनल रेजिस्टेंस, आपके लिए अगर कोई पूछे तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इट इज ऑफर्ड बाय द electrolytes, it is offered by the electrolytes to flow or to obstruct in the flow of the charge। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसकी वजह से डेवलप्ड हुए हैं, और उस इलेक्ट्रोलाइट्स में जो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा था उसको क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। सो दिस इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, तो इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग क्या कह सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस में द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट, the resistance offered by the electrolyte in the flow of charge, in the flow of charge, चार्ज को हम लोग ये में भी कह सकते हैं क्योंकि E इक्वल कितना होता है, dW अपॉन dQ होता है। in the flow of charge is called internal resistance, is called इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब देखो ये मैंने क्या किया है, पूरा जो इलेक्ट्रोलाइट का जो पूरा सेल का फंक्शन था उसको भी सिर्फ लिख दिया है। ठीक है, अब मैंने क्या काम किया कि मैंने कहा ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रिक सेल है, इस इलेक्ट्रिक सेल को जो भी करंट प्रोड्यूस कर रहा है उसको किसी ना किसी से जोड़ देते हैं। तो हमने क्या काम किया, हमने कहा कि सपोज I current is flowing in the circuit। अब जब करंट I फ्लो कर रहा है तो उस करंट को मेजर करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, एमीटर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ए एमीटर इज कनेक्टेड। ठीक है, तो अब क्या काम किया मैंने, इस करंट को जब फ्लो कर रहा है तो इस करंट को फ्लो करने के लिए, देखो करंट कहां से फ्लो होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो आई करंट फ्लो करने लगा। तो आई करंट फ्लो जब कर रहा है तो हमने क्या कहा कि ये आई करंट को मेजर करने के लिए हम लोगों ने क्या काम किया है, एक एमीटर लगा दिया है। ठीक है, तो एक एमीटर लगा दिया। तो अब देखो एमीटर के अलावा मैंने क्या काम किया, इसमें एक और रेजिस्टेंस लगा दिया है। क्या काम किया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया और एक एमीटर लगा दिया। ये क्या हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो सपोज आई करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, ए एमीटर इज कनेक्टेड, आर इज द रेजिस्टेंस, आर इज द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई पूरे सर्किट की। अब हम लोग जानते हैं कि जब इस इलेक्ट्रिक सेल में dQ अमाउंट में चार्ज फ्लो करेगा तो उस चार्ज को मेंटेन करने के लिए यानी उस इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करने के लिए क्या होगा, वर्क डन होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, टू मेंटेन इलेक्ट्रिक चार्ज, टू मेंटेन इलेक्ट्रिक चार्ज dQ in time dt, वर्क डन हमारे लिए कितना हो जाएगा, वर्क डन विल बी dW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का क्या होता है, dW अपॉन dQ होता है। तो dW इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, EdQ हो जाएगा। dW इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, EdQ हो गया। ये हो जाएगा इक्वेशन 1।
ये किसके लिए बात हो रही है, इतना सब भूल जाओ, सिर्फ इसके लिए बात हो रही है, यानी इलेक्ट्रिक सेल के लिए बात हो रही है। ठीक है, तो अब हमने कहा एक और चीज कि हमने कहा द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द, देखो अक्रॉस किसकी बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, अभी इंटरनल रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं। तो अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इज क्या हो जाएगा, कैपिटल V हो जाएगा। सो एक्सटर्नल वर्क डन कितना हो जाएगा हमारे लिए, एक्सटर्नल वर्क डन, तो dW एक्सटर्नल। अब देखो मैंने आपको बताया है वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, जब ये इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के फॉर्म में नहीं, वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज को जो भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं उसके प्रोडक्ट क्या होता है, वर्क डन होता है। तो क्या होता है, वर्क डन बराबर V Q होता है। तो dW इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे लिए, यहां पर V D Q हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। ठीक, तो इतना लिख लीजिए, मैं ऊपर से मिटा रहा हूं। ओके, तो सर्किट में, हाँ सर्किट में एक चीज अभी हम लोगों ने नहीं ऐड किया है। सर्किट में क्या नहीं ऐड किया है, सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट कॉन्टिन्यूअसली फ्लो होता ही रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। रुकने वाला क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने सर्किट में कहीं भी कोई की नहीं जोड़ी है। तो मान लेते हैं सर्किट में एक के ऐड कर दिया, एक की ऐड कर दिया ताकि इस सर्किट को क्लोज कर पाए और इस सर्किट को फिर से क्या कर पाए, ओपन कर पाए। तो जब सर्किट क्लोज होगी तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, जब सर्किट क्या होगी यानी के क्या होगा, ओपन होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ आने के बजाय इधर से फ्लो होकर चला जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक सेल में ही करंट रहेगा। ठीक है, तो देखो यह क्या था, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इज V, बट व्हाट अबाउट द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमने कहा द पोटेंशियल ड्रॉप across the internal resistance, across the internal resistance R। तो यहां पर हमारे लिए क्या हो जाएगा, देखो इंटरनल रेजिस्टेंस मींस वर्क डन आल्सो विल बी इंटरनल। तो मैंने क्या कहा, इंटरनल वर्क डन, इंटरनल वर्क डन। तो इंटरनल वर्क डन dW इंटरनल बराबर कितना हो जाएगा मेरे लिए, देखो यहां पर फिर से फॉर्मूला अभी कुछ नहीं चेंज करने वाला हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा V और ये क्या हो जाएगा dQ हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात कर रहे होंगे बेटा, तो यहां V बराबर कितना होगा, IR होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फुल हो रहा है I, ये क्या हो जाएगा, V बराबर IR हो जाएगा। तो यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इंटरनल रेजिस्टेंस R, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V बराबर I स्मॉल r हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये V बराबर कितना है, I कैपिटल R है, ये V बराबर कितना है, स्मॉल I R है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T होता है, बट द इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू कितना होता है, dQ अपॉन dt होता है। देयरफॉर dQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I dt हो जाएगा। ओके, तो यहां पर मेरे लिए क्या हो जाएगा, dW इज इक्वल टू V इज इक्वल टू कितना है, I R है, और dQ इज इक्वल टू कितना है, I dt है। तो I इंटू आई क्या हो जाएगा इंटरनल वाले में, तो dW इंटरनल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I स्क्वायर R dt। ये वाला इक्वेशन मैं 3 ऐसे मान लेता हूं, dQ बराबर कितना है मेरे लिए, I dt है, dQ बराबर कितना है, I dt है। तो dW एक्सटर्नल बराबर कितना हो जाएगा, V को ऐसे ही रखेंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस हमको मेंटेन रखना है, तो V को नहीं चेंज करेंगे आप, तो V ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा I dt, ये क्या हो जाएगा इक्वेशन 2।
And now we will apply the law of the conservation of energy. So according to law of conservation of energy, law of conservation of energy क्या होता है? No loss of energy. ठीक है, energy can not be created nor it can be destroyed. तो law of conservation of energy के हिसाब से क्या हो जाना चाहिए कि भाई टोटल वर्क डन, इंटरनल वर्क डन और एक्सटर्नल वर्क डन के बराबर हो जाएगा. Therefore dW is equal to dW external प्लस dW इंटरनल. अब देखो dW एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी है? VI dt है. ओके, तो VI dt है प्लस dW इंटरनल की वैल्यू कितनी है? I स्क्वायर R dt है. ठीक है. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 dW इज इक्वल टू कितना था? E dQ था, और ये क्या हो जाएगा? E I dt हो जाएगा. dQ बराबर कितना है? I dt. तो मैं लिख सकता हूं E I dt. देखो I dt यहां पर, I dt यहां पर, I dt यहां पर, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? एक बहुत आसान सा इक्वेशन मिल गया. इक्वेशन में क्या मिला हम लोगों को? इक्वेशन में ये मिला कि I dt सबसे कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहां पर मिल जाएगा E, और यहां मिल जाएगा V, और यहां मिल जाएगा माइनस आई आर. तो E इज इक्वल टू, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू, हम लोगों को कितना मिलेगा? द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ I एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R. ठीक है, तो पहले इतना लिख लो. तो देखो हम लोगों को क्या मिला? हम लोगों को मिला V इज इक्वल टू E माइनस आई आर. ये क्या है? इक्वेशन 4 है. तो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर से आपको क्या पता चलता है कि जो V है, V भी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है. ठीक, या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, एक्चुअली इस पोटेंशियल डिफरेंस के साथ प्रॉब्लम क्या हुई है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू से कम है. और ये वैल्यू कितनी कम है? ये वैल्यू उतनी कम है प्रोडक्ट ऑफ द आई आर से कम है. ठीक है, तो देखो इससे एक चीज हम लोगों को पता चल रही है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स में चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, उस चार्ज को प्रोड्यूस होने पर आई आर क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है. यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स में इलेक्ट्रिक करंट है, ये क्या कर रही है? इलेक्ट्रिक करंट उस इलेक्ट्रोलाइट्स के चार्ज को फ्लो होने से अपोज कर रहा है. सो ड्यू टू दैट दिस आई आर, ये जो आई आर फैक्टर है, इज नोन एज बैक ईएमएफ. क्यों? क्योंकि एज इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट कहां पर? इन द सेल. ठीक है, तो बेसिकली क्या काम करता है? ये आई आर जो है ये करंट को, सेल में करंट को फ्लो करने से रोक रहा है. तो आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है वह एक्चुअली क्या मिलता है? कम मिलता है, जबकि प्रोड्यूस कितना होता है? ज्यादा होता है. ठीक है, यहां पर जो आई है ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो करंट ड्रॉन हो गए हैं या जो लॉस्ट हो गया है उसकी बात हो रही है. तो ये आई आर क्या डिनोट कर रहा है? लॉस्ट पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट कर रहा है. ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? बैक ईएमएफ बोल रहे हैं. अब इसके अलावा और भी चीजें भी डिस्कस करते हैं. तो अब देखो इसके अलावा मैंने क्या कहा कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर करंट ड्रॉन होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर, यानी जितना ज्यादा सेल के अंदर करंट ड्रॉन होगा, उतना ही ज्यादा आपका क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस लॉस हो जाएगा. यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर, सेल के अंदर जितना करंट ड्रॉन होगा, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? उतने ही कम हो जाएगी. ठीक, तो यहां पर एक चीज आपको पता चल रहा है बेसिकली कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वैरी कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? चेंज नहीं हो रहा है. तो क्या कह सकते हैं? ईएमएफ क्या है?
is constant, EMF is constant, but the potential difference can be vary। तो अब इससे क्या पता चलता है? इससे एक और चीज पता चलती है कि जैसे जैसे आपके सेल के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता जाएगा, टाइम के करिस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? बहुत बाद में क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जैसे जैसे फ्लो होता जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, बट ईएमएफ विल रिमेन कांस्टेंट। सो ईएमएफ क्या है? कांस्टेंट है, बट द पोटेंशियल डिफरेंस कैन वैरी। कैसे वैरी करेगा? क्योंकि आई जो करंट है सेल के अंदर वो क्या हो रहा है? ड्रॉन हो रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है? ईएमएफ जो है वो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है विच रिमेन्स कांस्टेंट इनसाइड इलेक्ट्रिक सेल, बट द पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी वैरी। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 4 हम लोगों को क्या मिला है? फ्रॉम इक्वेशन 4 हम लोगों को जो मिला है वो मिला है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर मिला है। ठीक है, तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है। तो क्या काम करते हैं? इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर लिए जाते हैं। ड्यू टू दैट ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, आई आर बराबर क्या हो जाएगा? ई माइनस वी हो जाएगा। देयरफॉर आर बराबर इंटरनल रेजिस्टेंस आर बराबर ई माइनस वी अपॉन क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। एंड वी नो दैट आई इज इक्वल टू कितना होता है? वी इज इक्वल टू कितना होता है? आई आर होता है। हेंस आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वी अपॉन आर हो जाएगा। Therefore इंटरनल रेजिस्टेंस R बराबर कितना हो जाएगा? E माइनस वी अपॉन V अपॉन R हो जाएगा। ठीक, तो ये R कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। हेंस R बराबर कितना हो जाएगा? R E माइनस V अपॉन V हो जाएगा। तो इसको सेपरेटली डिवाइड कर लेते हैं। तो सेपरेटली डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा? R E अपॉन V माइनस V अपॉन V, तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। Hence the value of the internal resistance R is equal to कितना हो जाएगा? E upon V minus 1 हो जाएगा। So this is the value of the internal resistance। अब जब इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर लिए हैं हम लोग, तो एक चीज छोटी सी और डिस्कस कर लेते हैं कि करंट इन द सर्किट क्या होगा। ठीक है, तो करंट इन सर्किट और करंट ड्रॉन इन सेल। तो करंट ड्रॉन इन सेल की वैल्यू अगर देखी जाए तो अगेन कितनी थी? वो आई थी। सो करंट ड्रॉन इन सेल कितना हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 4 फिर से जाते हैं बेटा। फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा? देखो अब यहां पर V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे लिए? फिर से वही इक्वेशन E माइनस आई आर, लेकिन इस बार क्या हो जाएगा? आई आर इज इक्वल टू अगेन आई आर इज इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन डिवाइडेड बाई, सॉरी अभी इतना ही रहेगा। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई माइनस वी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ओके, बट यहां पर एक चीज हम लोग जानते हैं, V इज इक्वल टू कितना होता है? आई आर होता है। तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे लिए? V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई आर हो जाएगा। देयरफॉर I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? E माइनस V की जगह कितना हो जाएगा? I कैपिटल R। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा R। हेंस इसको हम लोगों को इधर लाना पड़ेगा। देयरफॉर थोड़ा सा सोल्यूशन पीछे ही चले जाएं, इससे ज्यादा बेहतर होगा। तो क्या हो जाएगा? यहीं पर आ जाते हैं। तो ये आई आर हो गया और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? E माइनस वी, और V की जगह कितना है? आई आर है। तो ये कितना हो जाएगा? आई आर प्लस आई कैपिटल आर इज इक्वल टू E
ये आई कॉमन ले लेते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर ई हो जाएगा। हेंस आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर, वेयर आर प्लस कैपिटल आर, ये जो है आर प्लस कैपिटल आर जो है डिनोट कर रहा है टोटल रेजिस्टेंस को, टोटल रेजिस्टेंस को, और जो ई है वो डिनोट कर रहा है ईएमएफ ऑफ सेल को, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिनोट कर रहा है। तो देखो इस इक्वेशन से हम लोगों को क्या पता चलता है, दिस इज द करंट और इन द सर्किट, या फिर हम जो कह सकते हैं करंट ड्रॉन इन द सर्किट है ये, ठीक है। तो ये सेल नहीं होगा क्योंकि हम टोटल की बात कर रहे हैं। तो करंट ड्रॉन इन सर्किट जो होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स टू द टोटल रेजिस्टेंस, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को अगर टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा करंट ड्रॉन इन द सर्किट, यानी करंट कितना लॉस हो गया है पूरे सर्किट में। तो देखो यहां पर ये जो आई आर है ये क्या डिनोट कर रहा है, ये करंट ड्रॉन इन द सेल को डिनोट कर रहा है, जबकि ये कैप स्मॉल आई ये क्या डिनोट कर रहा है, ये टोटल करंट को डिनोट कर रहा है इन द सर्किट में, ठीक है। तो जो थोड़ी देर पहले यहां सर्किट बनाया था उस सर्किट की बात हो रही है, यानी उसमें क्या होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों होगा, जबकि ये वाला क्या है, ये करंट ड्रॉन इन द सेल है, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।